मैं इस वेबसाइट को खोलता हूं और अब हम ये देखते हैं कि अब हम इसमें कौन देखें, अब हम इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो हम समझते हैं, ऐसे ही है ना। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोडिंग को कह रहे हैं, अब हम इस अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट भी हो तो हमें समझ में आ रही है कि भाई ये इमेज है, ये कंटेंट है, ये हेडिंग है, ये सब चीज़, ये हाइपरलिंक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं हमें। अब हम अगर नीचे आ जाते हैं, एंड पे आ जाते हैं, इस पार्ट को सिर्फ समझना है हमने। ये क्या आ रहा है, मैप आ रहा है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो बिजनेस की बनी हुई है वो प्रोफाइल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसका मतलब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है ना कि अगर थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि एक बंदा आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करता है और स्क्रॉल करते करते उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो अब वो कहता है कि भाई मुझे इन्हें कॉल करना है या मैंने इनकी ऑनलाइन रेपुटेशन भी चेक करनी है। देखिए यहीं पर ही पता लग रहा है जो भी वेबसाइट है उसकी कि 3.6 इसके रिव्यूज़ हैं, रेटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही इसकी, तो उसको यहाँ से ये भी पता लग जाएगा इसकी रेटिंग कितनी अच्छी है। उसके बाद उसको ये भी पता लग गया कि बिजनेस लोकेटेड कहाँ पर है। तो एक ही पेज पे सब कुछ हो गया ना, बजाय इसके कि पहले इसको पढ़ता फिर कॉन्टैक्ट अस पर जाता। तो हमने क्या किया, एक ही पेज के ऊपर सब कुछ दिखा दिया। तो ये मॉडल भी हमें ही बताना होगा, हम कहेंगे कि डेवलपर को यही कहेंगे कि भाई वो जो कॉन्टैक्ट अस में दिखाया हुआ है ना उसको बॉटम पे भी दिखा दो, ताकि कोई भी बंदा यूं मोबाइल से स्क्रॉल करता जा रहा है तो एंड पर एड्रेस आ जाए, बजाय इसके कि वो पहले होम पर जाए फिर अबाउट अस पर जाए, एक एक करके चीजों पे ना जाए। एक ही स्क्रॉलिंग पर उसे सब कुछ मिल रहा हो और अलहदा अलहदा भी मिल रहा हो। ठीक है, तो अब ये जो मैप लगा हुआ है, ये मैप कैसे लगा हुआ है, ये कौन से टैग से लगा हुआ है, यहां पर मैप कैसे आएगा ये देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझें कि ये जो मैप यहां पे लगा हुआ है ना, तो आप ये देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये एक इस विंडो का जो स्क्रीन है हमारी, उस स्क्रीन का हमने एक सेक्शन नया बनाया हुआ है। जो हमारी स्क्रीन है उसको हमने एक नए सेक्शन में ले आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई फ्रेम है, आई फ्रेम करता क्या है, पेज के सेक्शंस बना, जैसे वो कॉलम रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना, सेम उसी तरह आप समझ लोगे हमने अपने पेज की रोज और कॉलम्स बना लिए। तो ये कॉलम बन गए, जैसे कि ये अलहदा कॉलम है तो ये एक अलहदा कॉलम है। तो जब आपने अपनी विंडो को डिवाइड करना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई फ्रेम का टैग। अगर मैं यहां पर आपको एक और वेबसाइट दिखाऊं, इसहाक आई फ्रेम का, मैं आपको एक पर्पस और बताने लगा हूं। दूसरा पर्पस क्या है इसका, ये वेबसाइट है, मैं नीचे ड्रैग करके आ रहा हूं, ये देखें ये क्या हुआ, एक यूट्यूब की भी विंडो बनाई हुई है हमने, और कहां बनाई हुई है, वेबसाइट के अंदर ही बना दी है। ऐसा नहीं है कि कोई इस वीडियो को चलाने के लिए यूट्यूब पर जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो बंदा हम इंगेज करना चाहते हैं ना, हम इंगेजमेंट की बात करते थे अक्सर कि भाई हमारी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज हों, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारी वेबसाइट पे गुजारें अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक। तो हमने क्या किया कि जो ये डॉक्टर साहब की वीडियो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी वीडियो आ गई है, ताकि किसी ने ये ट्रीटमेंट करवानी होगी तो जब वो इस वीडियो को देखेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो जाएगा कि भाई ये डॉक्टर साहब हैं, ये इनके पास इक्विपमेंट है, हर चीज नजर आने लगी हुई है, तो जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा कोई बंदा। दूसरी सूरत में उसे जाना पड़ेगा पहले, फिर देखना पड़ेगा कि उनका इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये जो हम यूट्यूब की विंडो लेकर आए हैं, इसको भी हम किससे लाए हैं, आई फ्रेम के टैग से। इस तरह की विंडोज को आई फ्रेम के टैग से लाते हैं। सो इसको प्ले करें, देखें कहां प्ले होती है वीडियो, देखें उधर ही होगी ना प्ले। चाहे तो हम यूट्यूब पर चले जाएं, जैसे अगर विंडो छोटी है तो हम इसको फुल स्क्रीन कर लें, और अगर चाहें तो यहां से यूट्यूब पे क्लिक करें। अब देखें ना, ये पता लग रहा है कि डॉक्टर साहब हैं भाई, ये वाकई कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इनके पास जो इक्विपमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, और ट्रीटमेंट्स भी हो रही हैं, ऐसे नहीं है कि फारिग बैठे हुए हैं। तो कितनी सारी इनकी मार्केटिंग हो रही है। और इस तरह करने से जिस बंदे ने ये वीडियो देखनी शुरू की है तो टाइम भी गुजारना शुरू कर दिया वेबसाइट पे, तो बाउंस रेट लो हो गया, क्योंकि वीडियो देख रहा है वो बंदा। और हम क्या करेंगे कि हम चेंज करते रहेंगे वीडियोस। ऐसे नहीं है कि भाई 4 महीने पहले जिसने जो वीडियो देखी थी आज भी वही नजर आ रही हो। ये डॉक्टर साहब जो भी काम करते हैं उसकी छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, तो उन्होंने वीडियोस अलग से बना के रखी हुई हैं, कभी कोई वीडियो लगा देते हैं तो कभी कोई दूसरी वीडियो लगा देते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात की। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि इसके लिए टैग कौन सा यूज हुआ, आई फ्रेम का टैग। अब मैं आपको उस वेबसाइट में लेकर जा रहा हूं जिसके अंदर जाकर आपको चेंजेस करनी है। देखिए मैंने जब HTML शुरू की थी तो मैंने सिंटेक्स से शुरू की थी।
स्ट्रक्चर से शुरू की थी, और साथ में आपको यह भी बताया था कि आपने खुद से HTML फाइलें नहीं बनानी, यही बताया था ना। एक्चुअली हमारे पास जो प्रोजेक्ट आएगा SEO करने के लिए वो किस फॉर्म में आएगा? या तो कोई बंदा आपसे अपना होस्टिंग अकाउंट शेयर करेगा जहां पर उसकी वेबसाइट लाइव होगी, या फिर वो आपको अपनी वेबसाइट ऑफलाइन दे देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं देने लगा हूं। फिर जब हम उसको उसकी वेबसाइट SEO करके देंगे तो उसको लाइव कर देगा। दो तरीके हो गए ना। सो अब हम जरा ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट समझने लगे। आपको समझ में आ गया ना ऑफलाइन का क्या मतलब है? यानी हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट कॉपी करेगा वो और आपको दे देगा। भाई पहले भी वेबसाइट थी ना, लोकली थी। जब उसने वेबसाइट डिजाइन की थी तो डायरेक्ट लाइव तो नहीं हुई थी, पहले उसने अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बनाई होगी। जब उसको हुआ कि भाई बन गई है, फिर उसको लाइव किया होगा। इधर आ जाते हैं, मैं इस सोफा वाली को देख लेता हूं। इसकी एक्चुअली आपके पास जो वेबसाइट होगी ना वो ऐसे होगी। देखें, ये एक फोल्डर नजर आ रहा है आपको, ये एक रिजर्व वर्ड है पब्लिक HTML, ठीक है ना। क्या नाम क्या लिखा हुआ है जी? ये यहां से मैंने नोटपैड भी खोलता हूं, समझे ये व्हाइट बोर्ड है आपका। क्या नाम है? सेम यही नाम, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, पब्लिक अंडरस्कोर का कैरेक्टर लगा हुआ है। जब हम किसी कोडिंग वाली वेबसाइट को अपलोड करेंगे होस्टिंग पे जाकर, तो जैसे ही मैं होस्टिंग का एक्सेस लूंगा यूजर नेम और पासवर्ड से, सो वहां पर हमें ये वाला फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर आपको अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी वेबसाइट चल रही है उसकी वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। अब उसने अगर मुझसे SEO करवानी है, या तो वो मुझे अपने cPanel का होस्टिंग के अंदर जो अकाउंट होता है cPanel फॉर कंट्रोल पैनल, तो cPanel का या तो वो मुझे अपना एक्सेस दे देगा, या मुझे वो ये सब चीजें डाउनलोड करके, ये पूरे का पूरा फोल्डर ही डाउनलोड करके दे देगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, कर दो इसको, मुझे वापस कर देना, फिर मैं इसको लाइव कर दूंगा। नो डाउट सारे काम मैं ऑफलाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत सारे कामों के लिए उसका एक्सेस चाहिए होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसी तरह ये वाला फोल्डर दूंगा और जिप करके दूंगा। सबको पता है ना जिप ही मिलेगा, फिर आप क्या करोगे घर जाके? अनजिप। इसलिए मैंने पहले लेसन में आपको जिप, अनजिप, नोटपैड प्लस प्लस ये सारी चीजें बताई थी, ताकि आप ये सारे काम खुद कर सकें। ठीक है, अब मैं इसे खोलता हूं। अब एक और चीज समझते हैं कि जो कोडिंग वाली वेबसाइट है, भाई कोडिंग वाली वेबसाइट लाइव हुई है ना। कोई भी हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं dckitchen.org, तो क्या होता है, वेबसाइट खुल जाती है। हम लिखते हैं geo.tv तो वेबसाइट खुल जाती है। हम लिखते हैं daraz.pk तो वेबसाइट खुल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट ऑटोमेटिकली खुल रही है। daraz.pk कोई फाइल तो नहीं है, डीसी किचन भी कोई फाइल नहीं है, तो वेबसाइट बंद तो फाइल में रही है। तो जब हम HTML वेबसाइट की बात कर रहे हो तो इसके ना कुछ दो चार नाम हैं जो फिक्स होते हैं जी। क्या नाम है? इंडेक्स। कहता है भाई आपकी जो वेबसाइट खुलती है तो जो पहला पेज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? होम पेज। एक और नाम भी लेते हैं लैंडिंग पेज। मतलब एक हम उसको होम पेज भी बोलते हैं और एक हम कहते हैं इसकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। तो कोई बंदा वेबसाइट खोलता कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर नाम से ही खोले, एसईओ में तो हम ऐसे कहते हैं ना, नाम से नहीं खोलते, कीवर्ड से खोलते हैं। लेकिन अगर हम सपोज करें कि कोई वेबसाइट नाम से खोल रहा है अगर, तो लिखेगा ना www.dckitchen.org। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि जब वेबसाइट लोड होती है तो जो पहली फाइल लोड होती है वो कौन सी होगी? इंडेक्स। ये index.html भी हो सकती है, index.php भी हो सकती है, ये डिफॉल्ट के नाम से भी हो सकती है। यही दो तीन नाम है इसके। आजकल जो चलेगा वो ये इंडेक्स वाला ही होगा कोडिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेबसाइट चलेगी तो ऑटोमेटिकली खुद से ही कौन सी फाइल ट्रिगर हो जाएगी? इंडेक्स। यानी हमें इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चलेगी। इंडेक्स खुली तो क्या हुआ? वेबसाइट का होम पेज खुल गया। जब होम पेज खुला तो बंदा वेबसाइट विजिट कर रहा है, फिर उसको अगर अबाउट में जाना होगा तो अबाउट पे क्लिक कर देगा। गैलरी पे जाना होगा तो ये देखें गैलरी, ये सारे डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं ना उसकी वेबसाइट के। यानी एक पेज है जो वो खुद खुल रहा है, वो कौन सा है? वो इंडेक्स का पेज है। उसके बाद उसने जहां मैनिपुलेट करना होगा, हर जगह पर हमने हाइपरलिंक्स बनाए हुए थे, उस पे अबाउट पे क्लिक करेगा तो अबाउट का पेज खुल जाएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाएगा,
यानी ऑटोमेटिकली कौन सा खुलेगा, इंडेक्स। लेकिन जब आप लोकल प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं खुलेगा ना भाई, इसको खोलना पड़ा करेगा आपको हर दफा। हाँ ठीक है, और इस तरह ही मैं आपको वेबसाइट दूंगा। चलिए जब इसको खोलते हैं, पहले देखते हैं इस वेबसाइट में क्या है। ये देखिए, ये उसी तरह की आई हॉस्पिटल वाली वेबसाइट ही है, ऐसे ही है ना जो मैंने भी आपको दिखाई है। देखते हैं इसमें भी वीडियो वाला बटन बना हुआ है, बना हुआ है, इसमें भी फ्रेम बना हुआ है। चलिए अब हम जरा समझ लेते हैं कि ये चीजें हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो आप चाहोगे कि आपके यूट्यूब चैनल से कुछ यहां पे आ जाए, और अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो आप चाहोगे कि आपकी प्रोफाइल नीचे आ रही हो, बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल का होना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम इस चीज को देखेंगे। अब हमें यह पता लग गया इतनी सारी डिस्कशन से कि ये दोनों चीजें आ किस टैग की वजह से रही हैं, आई फ्रेम की वजह से आ रही हैं। सो अब हम एक काम करते हैं, इस फाइल को खोल लेते हैं। कैसे खोलें जी, राइट क्लिक, सबको पता है ना। यानी अब हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे भाई हमने आज के बाद HTML फाइलें बनाने वाली प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत नहीं है। हम जब SEO कर रहे, समझने के लिए हमें जरूरत थी कि हमें HTML फाइल का सारी साइंस समझ में आ जाए। लेकिन हमारे पास जब कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हमें उसकी HTML फाइलें आपने किसी ने नहीं बनानी, सारी फाइलें उसकी बनी होंगी। अगर आपको बनवानी पड़ी भी तो आप उसे कहोगे भाई डेवलपर से मुझे ये वाला पेज बनवा दो, वो बनाकर देगा आपको। हमने क्या करनी है, हमने उसकी रैंकिंग करने के लिए, उसकी SEO के लिए देखने क्या करना है हम लोगों ने। लेकिन ये काम हमने सीखा इसलिए कि हम इस फाइल में मैनिपुलेट कर सकें खुद से। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्हें ढूंढना कैसे है। तो मैं स्क्रॉल करके बिल्कुल टॉप पर आ जाता हूं, आ गया हूं। जब भी आपने देखिए इतनी बड़ी HTML फाइल है, इसमें से कुछ ढूंढना हो, एरो की से ढूंढूंगा, मैं स्क्रॉल करके ढूंढूंगा, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो हमारे पास फाइंड की कमांड है, हम फाइंड की कमांड को इस्तेमाल करके ढूंढ लेते हैं। कंट्रोल F लिख दिया मैंने, कंट्रोल F। कंट्रोल F लिख दिया जी। कंट्रोल F कौन सी कमांड है, फाइंड की कमांड है। सो यहां आकर मैंने टाइप कर दिया कि भाई ये दो ही तो फ्रेम थे, एक वीडियो का था और एक प्रोफाइल का था। सो मैंने कहा भाई आई फ्रेम को ढूंढो, मुझे बताओ कहां पर है, मुझे उस कोड पर ले जाओ जहां पर आई फ्रेम का कोड है। आई फ्रेम का कोड कहां पे होगा, जहां पर, यहां तो वीडियो होगी या मैप होगा। सो अब मैं कहता हूं फाइंड करो, देखते हैं जरा कहां ले आया। देखिए ले आया सीधा उधर। पहले मैं इसे बंद कर देता हूं, अब देखते हैं ये कौन से वाला आई फ्रेम है। आपने पहचानना है ये कौन से वाला आई फ्रेम है, पता लग रहा है ना कौन से वाला आई फ्रेम है, यूट्यूब वीडियो का आई फ्रेम है। अब मैं चाह क्या कह रहा हूं, मैं चाह तो ये रहा हूं कि मेरी वीडियो आ जाए यहां पे। अब आप पहले ये समझ लो कि ये इम्बेड के टैग में अगर आपने वीडियो इम्बेड करनी है, इसको हम बोलते हैं इम्बेड करनी है हमने। आई फ्रेम में हम कर क्या रहे हैं, वीडियो को इम्बेड कर रहे हैं। देखिए इम्बेड लिखा हुआ है ना। इम्बेड करने का मतलब क्या होता है, वो जैसे वर्ड, कभी जो लोग वर्ड यूज करते हैं तो वर्ड में तस्वीरें वगैरह आ जाती है ना, तो आप ये समझो कि हम वर्ड में तस्वीर इम्बेड कर रहे होते हैं। वर्ड में दूसरे एप्लीकेशन भी खोल लेते हैं। मतलब मैंने एक्सेल में कोई काम करना है, सेव मुझे वर्ड में करना है, तो मैं वर्ड में जाऊंगा, वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑप्शन होती है, जिन्हें वर्ड आता है उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो एक्सेल खोलेंगे, एक्सेल में काम करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो सारा काम एक्सेल वाला इसी में ही सेव हो जाएगा वर्ड में। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू लाते हैं हम। इसको भी हम बोलते हैं कि इम्बेड किया हुआ है हमने। हमने एक्सेल को इम्बेड कर लिया। कोई बंदा पेंट ब्रश में कोई ड्राइंग बनाना चाह रहा है तो वर्ड में पी ब्रश को खोलेगा, ड्राइंग बनाएगा, क्लिक करेगा तो वो वर्ड में सेव हो जाएगी। नहीं तो उसे क्या करना पड़ना था, पहले उधर जाना था, बनाना था, फिर कॉपी करना था, या फाइल सेव करनी थी, बहुत लंबा चौड़ा काम था। तो इम्बेड का तो ये मतलब है। अब हम वीडियो यहां ला रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझ लें यहां पर वीडियो ने आना कैसे है। यहां पर वीडियो ने आना है वीडियो आईडी के थ्रू। देखें ये वीडियो आईडी क्या होती है, ये समझा देता हूं आपको मैं। एंड पर देख रहे कोड आ रहा है इम्बेड के बाद, कहीं चैनल का नाम लिखा हुआ है, नो, कहीं पर चैनल का नाम नहीं लिखा हुआ। लिखा गया हुआ youtube.com/embed/code। ये वाला जो कोड है इसको हम बोलते हैं वीडियो आईडी। ये वीडियो आईडी आपको कहां से मिलेगी, ये वीडियो में से मिलेगी। जब हम वीडियो को प्ले करके देखेंगे, यहाँ चैनल में जहां आपकी वीडियो पड़ी हुई है, मैं वहां से वीडियो आईडी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं जी, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर से मैं कोई वीडियो लेता हूं, पेंसिल पे जाए जरा, नजर आ रही है वीडियो आईडी आपको, GNS वाली। एक काम करें, इसको प्ले कर दें, असल में आपको यहां से मिलेगी आईडी, सही समझ आएगी। इसको मैं स्टॉप कर देता हूं।
जी, पता लग गया वीडियो आईडी का मुझे कैसे पता लग रहा है? यूआरएल में एक लंबा चौड़ा एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, या मैंने मैग्नीफाई लिख दिया क्योंकि उसको हम बड़ा नहीं कर पाएंगे मैग्नीफाई के बगैर। देख लें जरा, youtube.com/watch?v इक्वल टू, हर वीडियो में ऐसे ही लिखा होगा। इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ है ना वो वीडियो आईडी है। कोई भी वीडियो प्ले करोगे तो इक्वल टू के बाद जो भी लिखा होगा वो वीडियो आईडी है आपकी। आपने क्या करना है भाई, इस वीडियो आईडी को कॉपी करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो को वहां पे इंबेड करना चाह रहा हूं। मुझे पूरा यूआरएल नहीं चाहिए, मुझे पूरा लिंक नहीं चाहिए, मैं वीडियो शेयर नहीं कर रहा, मुझे वीडियो आईडी चाहिए, मैं उसे इंबेड करने लगा हूं, वेबसाइट के अंदर ही चलेगी वो। कंट्रोल सी, इसको विषय छोटा कर, आगे चलते। अब ये पुरानी वीडियो की आईडी आ रही है, मैंने नई वीडियो ली है। अब हम क्या करते हैं, यहां से नई वीडियो पिक कर लेते हैं जी। आ गया, पहले भी यही थी मुझे लग रहा है ना? मुझे लगता है मैंने ये लेक्चर कल पढ़ाया ना, तो एक ही वीडियो उनको भी यही कराई थी। एक काम कर लेते हैं, वीडियो चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कौन सी चेंज करें, इसी के चैनल से कोई कर लेते हैं। यहां से ला रहा था ना मैं वीडियो, बैक करो। चलें ये वाली वीडियो ले लेते हैं, पेंसिल। हम किसी की वीडियो पर लिंक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन किया, यूट्यूब कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? बस 2 लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ती। क्वेश्चन किसने किया? यूट्यूब वाले ने किया है कि दूसरे ने किया है? पढ़ा हुआ यूट्यूब? अच्छा ठीक है, हाँ जी। आगे यहाँ पे देखें जरा, ये भी बताता हूँ, एक थोड़ी चीजें और एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये आईडी आ गया, आईडी को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? इक्वल टू के बाद, हर इक्वल टू के बाद जब वीडियो को प्ले करोगे तो उस वीडियो का आईडी होगा। जब आपने वीडियो को अपनी वेबसाइट पे इंबेड करना है तो आपको किसकी जरूरत है? पूरे यूआरएल की नहीं। आप यूआरएल लगाओगे तो लिंक बनेगा और लिंक खुलेगा, आपको तो वो वीडियो अपनी वेबसाइट के अंदर ही प्ले करवानी है। तो आप इस आईडी को कॉपी कर लो, ये वाला जिसमें कैरेक्टर्स और डिजिट्स है। हमने इसे कॉपी किया, अब हम वापस आ जाते हैं कोडिंग में। इसको मैं रिमूव कर दूं क्योंकि पहले भी यही था, ये आ गया। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि क्या क्वेश्चन किया? किसी वीडियो का भी लिंक लगा सकते हैं। अब ये किसका लगेगा? ये यूट्यूब चैनल वाले के कंट्रोल में है। कैसे? इसी वीडियो में आ जाते हैं। इसको बेशक बंद कर दें, इसका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, इसमें आ जाए वापस। जब आप कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हो, देखिए एक चीज क्या है, एक चीज यह है कि मैं किसी की वीडियो को उठाऊं और अपने चैनल पे लगाऊं, तो इस पे क्या आएगा? कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अब क्या कर रहा हूं मैं? अब तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकती है। मैं तो किसी की वीडियो को अपनी ऑनरशिप में ला ही नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसकी वीडियो उसी की जगह से चला रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे भी ना हो। मैं कहता हूं मेरी वीडियो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्ले ना हो, बल्कि यूट्यूब के ऊपर प्ले हो। नीचे आते जाएं जरा सेटिंग्स में। जिन्होंने यूट्यूब नहीं पढ़ा, जब वो यूट्यूब पढ़ेंगे उन्हें पता लग जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि चैनल में मैंने वीडियो अपलोड की है, तो यहां पर ऑप्शन आएगी हमारे पास जी। आ गई ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है? अलाउ एम्बेडिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं अलाउ कर रहा हूं कि कोई भी बंदा मेरी वीडियो को किसी भी जगह पर एम्बेड कर सकता है, चाहे अपने टिकटॉक पे लगा ले,
सॉरी लिंक्डइन पे लगा ले, चाहे अपनी वेबसाइट पे लगा ले, चाहे अपने ब्लॉग पे लगा ले, जहां मर्जी लगाए भाई, प्रमोशन तो मेरी होगी ना। लेकिन मैं कहता हूं नहीं भाई, मेरा चैनल जो है ना, मेरा चैनल हमेशा यूट्यूब से ही चले। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी उस जगह पर ये वीडियो प्ले नहीं होगी, अलबत्ता उधर क्लिक करेगा तो यूट्यूब पर जाएगा और वहां पर वीडियो चल पड़ेगी, कोई गड़बड़ नहीं है। यानी कि वो ये कहेगा कि भाई किसी ने आपको एक्सेस नहीं दिया हुआ यहां पर वीडियो प्ले करने का, आप इसे ऐसे नहीं होगा कि वायलेशन हो रही है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो कहेगा क्लिक करो और यूट्यूब में जाके देखो, ठीक है। तो ये एक काम होगा इसमें। चलो जी, इसको नहीं हमने करना, ये तो हम करते हैं भाई। ये बंदा देखें, जो बंदा सेल कर रहा है, कोई बंदा कुछ बेचना चाहता है, तो आपका क्या ख्याल है, वो अलाउ एम्बेडिंग को ऑन रखेगा या ऑफ रखेगा? नहीं ऑन रखेगा, वो बेचना चाहता है भाई। जैसे मतलब मैं बेचना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, और आप सारे के सारे मेरी वीडियो को ना अपने चैनल पे लगा लेते हो, तो भाई मुझे तो क्लाइंट्स ही मिलेंगे ना, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे इस तरीके से। तो मुझे अलाउ एम्बेडिंग को ऑन करना है। लेकिन अगर कोई ब्लॉगर होगा, वैसे वो कहेगा नहीं भाई ये किसी प्लेटफॉर्म पे नजर ना आए, कहीं दूसरा बंदा ये ना समझ रहा हो कि उसकी वीडियो है। सो इस तरह के सीन में हमने खुद से डिसाइड करना है कि हमने अलाउ एम्बेडिंग को ऑन करना है कि अलाउ एम्बेडिंग को ऑफ करना है अपनी वीडियोस के लिए। चलें, ये वीडियो में हम चले गए थे, वापस आ जाए इधर। ये लग गया, सेव करें इसको, और यहां पर ये वेबसाइट खुली हुई है, इसको रिफ्रेश करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या होना चाहिए, अब इसकी वीडियो भी चेंज हो जानी चाहिए। हुई है चेंज? यही थी मेरा ख्याल है, वो 2023 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो वीडियो यहीं पे प्ले होगी। आपने देखा वीडियो का साइज ठीक नहीं आया, मगर YouTube को एम्बेड किया हुआ है ना, तो YouTube बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एम्बेड हुई है, मगर थंबनेल सही नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि मैंने जो फ्रेम का साइज रखा हुआ है वो छोटा रखा हुआ है, कि भाई इतना बड़ा फ्रेम भी तो नहीं ना लगाना, क्योंकि हमारा कोई स्ट्रीमिंग वेबसाइट तो नहीं है, हम तो सिर्फ कस्टमर को इंगेज करने के लिए यहां पर वीडियो देने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये एक तो हो गया, एक हो गया। अब आए नीचे, अब अगला क्या है जी हमारे पास, फ्रेम बिजनेस प्रोफाइल, मतलब जिसकी प्रोफाइल है, अब हमने उसको देखना है जिसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है। ये कैसे आनी है यहां पर, आपकी वेबसाइट में आपकी प्रोफाइल कैसे नजर आएगी? देखें ना, एक बंदा यूं स्क्रॉल कर रहा है, देखें मैं ये कह देता हूं, एक बंदा मोबाइल पर है, ये मैंने इसको छोटा कर दिया जरा थोड़ा सा, यूं आपकी मोबाइल पर आया हुआ है, वो यूं देखता है, आपकी सब चीजें देख रहा है, नीचे आ गया, ठीक है। साथ ही उसको आपका एड्रेस भी यहीं पे मिल गया। ये अच्छी बात है ना, बजाय इसके कि वो मेन्यू चेंज करता और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पर जाता। तो हम कहते हैं अभी पता नहीं वो जाता ना जाता, इधर तो वो स्क्रॉल कर ही रहा है ना, तो इधर ही ले आओ इसको। तो हम ये चाहेंगे, ऐसा हमें जरूर करना है कि हम अपने एड्रेस को भी मेन पेज पे लाएं, बेशक कॉन्टैक्ट में भी यही सब कुछ हो, ताकि कोई बंदा अगर यहां स्क्रॉल कर रहा है तो उसे यहां मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के मुतालिक मिल जाए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रोफाइल यहां पे कैसे आई है, इसको हमने कैसे यहां पर एम्बेड किया हुआ है। आ जाते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल मैप पे। अगर ये पहले तो हम कोड इसका देखें, इसका तो कोड देखते हैं ना पहले, तो वही करूं कंट्रोल F, किसको फाइंड करें, आई फ्रेम को, आई फ्रेम का टैग है ना, यूट्यूब वाला टैग भी आई फ्रेम से लगा हुआ है। मतलब जो चीज आप इंबेड करना चाह रहे हो वो किससे लगेगी, आई फ्रेम, जो कुछ भी इंबेड करना है। सो क्योंकि मैंने यूट्यूब को भी इंबेड किया हुआ है, आई फ्रेम से लगाया, मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी इंबेड किया हुआ है, आई फ्रेम से लगाया, ठीक है। सो मैं आई फ्रेम को ढूंढता हूं, ये अभी तो कौन सा आया, यूट्यूब वाला आई फ्रेम आया। मैं कहता हूं फाइंड नेक्स्ट, यानी आपको नोटपैड प्लस प्लस में फाइंड को भी इस्तेमाल करना है, बजाय इसके कि मैं एक एक लाइन ढूंढनी शुरू कर दूं, तो वो टाइम वेस्ट होगा ना, फाइंड से ढूंढेंगे जी। क्या आ गया आप देखें, google.com/maps, यही आ रहा है ना, इसका मतलब है ये कौन से वाला है, मैप वाला है। अब हमें यहां पर मैप लेके आना है, जाते हैं, कैसे लाना, बड़ा आसान तरीका है भाई, गूगल मैप पे चलते हैं। ये कोड गूगल मैप मुझे खुद ही बनाकर दे देगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये इतना लंबा चौड़ा कोड है। ये देखें, अगर मैं इस कोड को देखूं तो मैं वैसे कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई ये क्या चीज है, ये याद कैसे करना है। देखें, ये नहीं खत्म हो रहा,
मैं क्या ये नहीं खत्म हो रहा कि हुआ है, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, नहीं हो रहा, अब जाके कहीं उसका वो इंबेडिंग वाला पार्ट खत्म हुआ। सो इसका हमें कुछ नहीं करना, हमने गूगल मैप पर जाना है और गूगल मैप से कहना है कि मुझे HTML का कोड दे दो, उसने मुझे कोड देना है, मैंने यहां लाकर पेस्ट कर देना, बस। कैसे? गूगल मैप पे आ जाओ भाई। गूगल मैप पे कैसे जाते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि मैप में हम आएंगे कैसे? अगर किसी की गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनी फिर तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि हम ला तो इसीलिए रहे ना कि किसी बंदे को नीचे मेरे बिजनेस का नाम भी नजर आए और मेरे रिव्यूज भी नजर आ रहे हो, ताकि वो जल्दी डिसीजन ले हमारे मतलब। और रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, बुरे रिव्यूज आपके बिजनेस के नहीं होने चाहिए। और हम डिजिटल मार्केटर्स का ये काम भी होता है कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए रिव्यूज को भी अरेंज करते हैं, वो खुद भी करेगा। असल सोर्स तो वही है ना, मतलब पीक सॉल्यूशन के रिव्यूज का असल सोर्स क्या है? पीक सॉल्यूशन के स्टूडेंट्स और पीक सॉल्यूशन का अपना एक सोशल सर्कल। लेकिन अगर मैं पीक सॉल्यूशन की मार्केटिंग करूंगा तो मैं अपने तौर पर भी मैं देखूंगा कि भाई इनका जो कंपटीटर है वो कैसा चल रहा है, तो कम से कम मुझे खुद भी अरेंज करवाना है, क्योंकि रिव्यूज लेने के लिए हमें पूरा एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि रिव्यू आपने किसी को कुछ बेचा और से कहा रिव्यू दे दो तो वो दे देगा आपको, नहीं देगा। हाँ, अगर आपसे कोई बंदा डिस्टर्ब होगा तो फौरन देगा, यानी अगर आपसे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो जरूर देगा कि भाई ये गलत सर्विस दे रहा है ताकि लोग बच जाएं इससे। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक बंदा डेडिकेट करना पड़ेगा। अब ये रिव्यू है क्या? बेसिकली रिव्यू इज अ फीडबैक सिस्टम। रिव्यू से हमारी गूगल पर रेपुटेशन भी बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन उससे आपको अपनी वीकनेसेस का भी पता लगेगा। तो मैंने अगर किसी बंदे को डिप्यूट किया हुआ ना कि भाई ये काम के लिए तुम्हारा ये काम है कि भाई जिसको हम सेल करें ना उसके बाद तुमने उससे रिव्यू लेना है, तो ऐसे तो नहीं है ना वो उसको सेल करेंगे भाई रिव्यू दे दो। टेक्निकल तरीका क्या होगा? टेक्निकल तरीका तो ये होगा, वो पूछेगा कि आर यू सेटिस्फाइड विद अस? आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपने हमसे सर्विसेज ली हैं इस सर्विसेज में? जब हमें लगेगा कि ही इज ऑलवेज मतलब 100% सेटिस्फाइड, फिर हम उसे कहेंगे कि ये वाली बात आपने हमारे गूगल मैप पे जाके करनी है और आपने एक अच्छा सा हमें रिव्यू देना है। अगर लोग बुरे रिव्यूज दें तो हमें उनसे भी इंटरेक्ट करना है और उनको पूछना है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, हम आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देते हैं, चाहे उसमें हमें पेमेंट्स भी करनी पड़े। याद रखें ये कैसा प्लेटफॉर्म है, ये तो अखबार में आ गए ना आप, मैं क्या आप अखबार में आ गए, तो इसके लिए अगर हमें वो चीज़ देनी भी पड़ेगी जिसकी वजह से वो अनसेटिस्फाइड हुआ है, तो हमारी रेपुटेशन हमारे पैसे मैटर नहीं करेंगे इसमें। यानी एक बंदे ने माउस खरीद के ले गया घर और माउस खराब था, टूटा हुआ था, उसने साथ तस्वीर लगाई गूगल पे और उसने कहा इस कंपनी से कोई बंदा आइंदा माउस ना खरीदे, बेशक उसी से टूट गया हो रास्ते में। लेकिन जिस बंदे ने यह माउस भेजा है, अकलमंदी उसके लिए यही होगी कि वो उसको एक और माउस दे दे, क्योंकि लोगों ने ये नहीं देखना कि वो बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उन्होंने तस्वीर देखनी है, उन्होंने कहा ये तो बेचते ही खराब माउस है, यूज माउस बेचता है ये बंदा, इससे नहीं माउस खरीदना हम लोगों ने। सो ये सिस्टम हमें डेवलप करना है अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज अ ऑनलाइन रेपुटेशन, ये आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन है। तो वो आपका दुश्मन करता है, आपका क्लाइंट करता है, जो भी करता है, आपकी रेपुटेशन खराब हुई तो आप डिजिटली तो ग्रो नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए अब हम इधर आए गूगल मैप पे। जिस बिजनेस को आपने लाना होगा, मैं प्रैक्टिस के तौर पर देखें इस वक्त कौन सी आ रही है वहां पर, इसलिए हम इसको चेंज, दस्तगीर आ रही है। चले हम यूं करते हैं, पीक सॉल्यूशन का ये वाला कैंपस कर देते हैं। तो मैं गूगल पर आता हूं और यहां आकर मैं लिखता हूं पीक सॉल्यूशंस। ये कहां आया हूं मैं? गूगल मैप्स पे आ गया, सरार शहीद रोड वाला, इस पे क्लिक कर, नीचे शेयर का बटन आ रहा है, अगर आपके घर में ना आ रहा हो तो आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करना, फिर आ जाएगा। हाँ, ये वाला बटन, इसको आप अक्सर यूज करते हो। आपके घर में किसी ने आना होता है तो आप उसको शेयर करके अपना गूगल मैप भेजते हो ना, सम टाइम व्हाट्सएप से भेज देते हो, सम टाइम SMS से भी भेज देते हो, ये वही जगह है, ये कोई नई जगह नहीं है। तो यहां आकर मैंने कहा शेयर करो, ये क्या लिखा है जी? कॉपी लिंक, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेंड अ लिंक। एड्रेस तो आप ऐसे ही भेजते हो, ऐसे ही भेजते हो ना एड्रेस, कॉपी लिंक करके। मैप ऐसे नहीं लगाना, आपने इधर आना है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा था? इम्बेड अ मैप। कहता भाई मैप इम्बेड करना चाह रहे हो? हमने कहा जी मैप इम्बेड करना चाह रहे हैं। फिर क्या आगे आगे पूरे का पूरा कोड लिखा हुआ है, कॉपी, कॉपी हो गया। अब आ जाए इधर वापस कोड में। अब पुराना कोड कौन सा है? पुराना मैप कौन सा है? लाइन नंबर 1347,
आप एक काम करो 1347 पे क्लिक करो, क्या हुआ, लाइन हाईलाइट हो गई। बजाय इसके कि भाई एक कीबोर्ड पे डिलीट का बटन प्रेस करें और बाकी रखें कि भाई कब खत्म होगी डिलीशन, आप लाइन नंबर पे क्लिक करो और डिलीट दबा दो। इसका मतलब एट वंस पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। किसी भी लाइन को डिलीट करना होगा, लाइन नंबर पे क्लिक करो और डिलीट कर दो। क्या हुआ, पूरी लाइन डिलीट हो गई। एंटर करें और इसी जगह पर उसको दोबारा से पेस्ट कर दें। अब ये मैंने जो पेस्ट किया ये कौन से वाला है, नया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको रन करूंगा और ये क्या आ रहा है इसके आगे, विड्थ और हाइट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी विड्थ कितनी है, 600 पिक्सल ही आपकी स्क्रीन की चौड़ाई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी स्क्रीन पर आ जाए। और हाइट कितनी है, 450। अब हमने ये स्टैंडर्ड है, अगर आप में से कोई इसको छोटा करना चाहे तो कर ले। जितना आपको मैप नजर आ रहा था ये उसका साइज बनाया हम लोगों ने। सेव करें, वेबसाइट पे आए, रीलोड करें। चलो जी, बिजनेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, पीक सोल्यूशन आ गया। अब पहले क्या आ रहा था, दस्तगीर इंजीनियरिंग आ रहा था, अब पीक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए सुलन देखें। अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि ये रिव्यूज अच्छे हैं कि नहीं अच्छे, तो मैं इन्हें अच्छा रिव्यूज नहीं कहूंगा। देखें गूगल में हम अच्छा रिव्यू पता किसको कहते हैं, अच्छा रिव्यू 5 नहीं तो 4.9, बस इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना आप लोगों ने। वैसे तो अच्छा है ही 5, ठीक है, 5 नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए कि फीडबैक में इशू है। आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हो ना, तो वहां पर भी आप अपने रिव्यूज की वजह से ऊपर जाते हो कि भाई फीडबैक कितना अच्छा है, कि आप कितनी अच्छी फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो किसी बंदे को अगर 4.7 से नीचे रिव्यूज मिले हो तो वो उस फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट है। वो कहेगा भाई आपके रिव्यूज गलत हो गए हैं, अब मैं आपको ग्रो नहीं करूंगा। यानी वो क्या कह रहा है, 4.7, मतलब आपको 4.7 से 4.9 में होना चाहिए। और गूगल एड की भी एक साइंस आपको बता दूं, गूगल एड ये भी कहता है कि लास्ट 30 डेज में आपके कम से कम 100 5 स्टार रिव्यूज होने चाहिए, तो मैं आपके रिव्यूज को गूगल एड में दिखा दूंगा। आप देखते हैं अक्सर गूगल एड्स रिव्यूज आ रहे होते हैं, बहुत सारों में नहीं आ रहे होते, बहुत ज्यादा में नहीं आ रहे, तो जिसको देखोगे वो 5 स्टार होगा। क्योंकि उसका साइंस क्या है, वो कहता है भाई गूगल एड्स में मैं रिव्यू इस वक्त दिखाऊंगा कि लास्ट 30 डेज में आपके 100 रिव्यूज होने चाहिए और 100 के 100 5 स्टार होने चाहिए। फिर रिव्यू गूगल एड में एसेट के तौर पे नजर आएगा आपको। okay? आज के लेसन के साथ हमारा जो HTML कोडिंग वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये जो वेबसाइट है, जैसे अभी मैंने आपको वेबसाइट खोल के दिखाई है, ये वेबसाइट आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन अगले लेसन में मैं आपको यहां पर भी कुछ थोड़ी सी चीजें चेंज करवाऊंगा ताकि आप घर जाकर इस वेबसाइट को खुद से अपनी ऑनरशिप पे ले आओ। स्क्रीन को देखें, अगर मैं ये कहूंगा भाई ये लो मुझसे वेबसाइट ले लो और इसको अपनी वेबसाइट बना लो, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके ज़हन में ये नहीं आना चाहिए कि आप इसके डिज़ाइन को चेंज करने वाले हैं। इसको अपना वेबसाइट बनाने का तरीका क्या है कि भाई ये फेविकॉन आपका हो, ये टाइटल में वर्ड कीवर्ड आपका हो, ये लोगो आपका हो, ये जो स्लाइडर इमेजेस लगे हुए हैं ये भी आप अपने लगाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ चीज़ों को चेंज ही करना है ना। फिर मैं ये कहूंगा कि भाई ये तस्वीर जो नज़र आ रही है इसको भी चेंज कर दो, तो क्या होगा, एंड ऑफ द डे क्या होगा, ये सारी की सारी वेबसाइट चेंज। यहां पे मैं कहूंगा कि भाई यहां पर अपना गूगल मैप भी चेंज कर लो,
एंड ऑफ द डे क्या होगा, मतलब ये वेबसाइट रहेगी नहीं, ये वाली वेबसाइट भाई आपकी बन जाएगी। तो घर जाकर प्लान बनाएंगे आप किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं। और एक चीज आपको मैं बता दूं, हाँ लाइव भी करते हैं। बिल्कुल लाइव भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, वो ऐसे ही या होस्टिंग पेड के लिए लेनी पड़ेगी ना भैया, इतनी साइंस में तरक्की तो नहीं हुई ना। हाँ हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अगर एसईओ को समझना चाहता है ना, अगर कोई बंदा ये वेबसाइट बनाए बगैर सिर्फ मेरे लेसन्स के ऊपर रिलाई करेगा और वो कहेगा कि उसको एसईओ आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। मैंने ये वेबसाइट, ये मैंने जो इतना टाइम इस पे लगाया है, क्यों लगाया है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट्स के लिए। कि बस एक चीज याद रखें कि मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, मैं लेटेस्ट ट्रेनिंग की नहीं लेता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं। अब अगर हम पीछे चले जाएं कि मैंने पढ़ा कब होगा, मतलब मैंने अपना पहला कंप्यूटर कोर्स कब किया होगा, मे बी 1990 में या 1988 में। तो उस वक्त आपको पता है विंडो भी नहीं होती थी, ग्राफिक इंटरफेस नहीं था। 92 में, 90s में पहला विंडो का वर्जन आया था 3.0, और 90s के बाद फिर 3.1। ये विंडोज के वर्जन बता रहा हूं मैं आपको। पहला जो विंडो का वर्जन आया था ना 3.0 थी विंडो। वो पता है चलती कैसे होती थी, वो पहले चलाते हम डॉस ही होते थे और लिखते होते थे विन और एंटर करते थे कीबोर्ड से। ब्लैक स्क्रीन होती थी, फिर विंडो खुलती थी, फिर वो इंप्रूव हुई तो विंडोज 95 आई, फिर 97 आई, 2000 एक एक करके आ गया। तो ये सब चीजें जो हमने सीखी, ये किसी कॉलेज में जाके नहीं सीखी। हमने जो कुछ सीखा था ना डॉस से पहले पहले सीख लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स बहुत मैटर करते हैं आपके। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आने वाली कोई टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो आप जितने कोर्स मर्जी कर लो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको समझ उतना नहीं आएगा जितना क्लासरूम में होगा। अगर आप क्लासरूम से बाहर निकल के चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो चीजों के कॉन्सेप्ट समझें। और यही वजह है कि मैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने डायरेक्ट एसईओ नहीं कराई, मैंने नहीं कहा कि भाई आओ कीवर्ड रिसर्च करते हैं, पहले मैंने नहीं कराई आपको। मैंने कहा पहले आपने जिस जगह पे काम करना है, जिस मैदान में आपने ये काम करना है, आपको पहले उस मैदान को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो जो लोग ये वेबसाइट, अपनी वेबसाइट बनाए, चाहे वो अपना अपना वीलॉग बना लो कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, वो बना लो। अगर आपका कोई बिजनेस है, उस मॉडल की कोई एक छोटी सी वेबसाइट बनाओ। और ये वेबसाइट बननी कैसे है, 2 से 3 घंटों में बन जाएगी आपकी। कैसे भाई, करना क्या है इसमें, आपको पता तो लग गया क्या करना है। तस्वीरें चेंज होनी है, सिर्फ तस्वीरें चेंज होनी है, कंटेंट चेंज होना है, नीचे प्रोफाइल चेंज होनी है, यूट्यूब चैनल होगा तो वीडियो भी चेंज कर लेना, क्या हुआ, वेबसाइट आपकी हो गई। अब हम जब एसईओ पढ़ेंगे तो आपने जो वेबसाइट बनाई होगी, जब मैं आपको कीवर्ड रिसर्च कराऊंगा तो आप अपनी वेबसाइट के हवाले से सारे स्टूडेंट्स कीवर्ड रिसर्च करना, और जो जो मैं एसईओ पढ़ाता जाऊंगा वो अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते जाएं। फिर अगर आप चाहें इसको लाइव करना है, उसके लिए आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप मुझे दिखाकर भी बता सकते हो कि सर ये देखें, मैं आपको बता दूंगा इसकी एसईओ कितनी अच्छी हुई है, ठीक है। और डोमेन और सब डोमेन का कॉन्सेप्ट भी आपको दिया हुआ है ना, कि कोई बंदा एक डोमेन खरीद ले, उसके अंदर 5-6 सब डोमेन तो वैसे ही आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सब मिलकर कोई एक आधी डोमेन खरीद लेते हो और होस्टिंग खरीद लेते हो तो मिलकर उस पर काम कर सकते हो स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर ये करते हो तो आप सीखते हो, अदरवाइज तो क्लासरूम सेशंस हैं, इससे ज्यादा ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ये कह सकते हो कि सर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, समझ बहुत अच्छा आ गया, मगर जब आपके अपनी बारी आएगी करने की ना, आप नहीं कर पाएंगे। आपको करने के लिए प्रैक्टिकल सीन चाहिए। जब तक कोई चीजें आपके प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इन चीजों को सीखते हुए, क्योंकि इन चीजों को सीखने के लिए आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है, तो इन चीजों को सीखते हुए अगर आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स और करनी पड़े, मतलब आपने कोर्स तो 20 का लिया होगा या 18 का लिया होगा या 20 का, जितने का भी लिया होगा, तो इस सारे काम करने के लिए अगर आपको एक डोमेन होस्टिंग भी मिलकर परचेज करनी पड़े और पता लगे भाई 1000-2000 एक स्टूडेंट के हिस्से में आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज तो आपको यार जो ये लोकल ये सारा काम समझ ही नहीं कुछ आ रहा। जब आपकी वेबसाइट लाइव हुई होगी तो आप देखोगे कि आज क्या रिजल्ट है, कल क्या रिजल्ट है, परसों क्या होगा, आप चेंजेस करते जा रहे हो, रिजल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। शुरू किया था तो वेबसाइट का स्कोर 45 था, अब पता लगा 60 हो गया, अब पता लगा 70 हो गया, अब पता लगा 80 हो गया, अब पता लगा रैंक हो गई। जैसे मैं दिखाता हूं आपको क्लाइंट्स की वेबसाइट
कि भाई ये देखो पहले ये हालात थे, अब ये हालात है। तो जो चीज लाइव नहीं होगी मुझे भी नहीं पता लगेगा। अगर मैं भी उस बंदे से कहूंगा भाई मुझसे एसईओ करवा लो पहले, और 4 महीने में उसके एसईओ ही करता रहूं ऑफलाइन, मुझे पता कैसे लगेगा हो क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता लगेगा कि डेफिशिएंसीज क्या है। मैं साथ साथ जो चेंज करता हूं उसको लाइव करता हूं, और फिर मैं चेक करता हूं कि भाई कोई डेफिशिएंसी तो नहीं इसमें रह गई, फिर मैं उस डेफिशिएंसी को लाइव करने के बाद ही इंप्रूव करता हूं। ठीक है।